नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रचार चल रहा है। हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी प्रचार में जुटा हुआ है और अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। और इसी कड़ी में जी मंच भी आप सबके लिए तैयार है, जहां पर हर रोज आप कोई एक नया चेहरा देखते हैं, देश की सियासत के ऐसे बड़े चेहरे जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनसे आप कई सवाल पूछना चाहते हैं। और आपके जो सवाल हैं, कुछ वो सवाल हमने तैयार भी कर रखे हैं जो हम जी मंच पर आने वाले मेहमानों से पूछते हैं। तो इस बार 24 के चुनाव के मुद्दे क्या हैं और किस तरह से बीजेपी की तैयारी है 2024 में, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जी मंच पर हैं अनुराग ठाकुर जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री। मैं चाहूंगा आप सभी जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें, क्योंकि अक्सर आप इन्हें टीवी पर देखते होंगे, ग्राउंड पर देखते होंगे और बहुत बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे मेरा एक बहुत अलग सवाल है। वैसे तो मेरा नाम विशाल पांडे है, लेकिन मैं सवाल एक मीडिया के तौर पर पूछूंगा। मैं एक कहूंगा कि मैं मीडिया हूं इस समय, और सवाल यह है गोदी मीडिया। एक बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं, खासतौर पर विपक्षी दलों की तरफ से। जब हम टीवी डिबेट कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, गोदी मीडिया शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, हमें कटघरे में खड़ा किया जाता है। तो आज हम आपको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। इस टर्म का प्रयोग आखिरकार विपक्षी दल क्यों करते हैं, और बार बार, चाहे वो कोई पत्रकार हो, कोई एंकर हो, अगर उसके सवालों का जवाब विपक्ष के पास नहीं है तो उसको तुरंत गोदी मीडिया का एक लेबल लगा देते हैं। तो क्या विपक्ष का जो काम है वो भी मीडिया को ही करना चाहिए, और अगर मीडिया उनकी अपेक्षा के हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके लिए गोदी मीडिया? तो क्या आप आज इस पर कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप हस्तक्षेप करते हैं तमाम चीजों में जो इस टर्म का प्रयोग किया जाता है विपक्ष की तरफ से? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती इसमें है कि जो सत्ता में है उससे सवाल पूछे जाएं और उसको अकाउंटेबल, जवाबदेह बनाया जाए जी, चाहे वो विपक्ष पूछे, मीडिया पूछे। और इसलिए आपके खुले मंच पर, जी मंच पर मैं आऊँ कि जिसके मन में जो सवाल है वो पूछे और हम लोग उत्तर देंगे। जहाँ तक सरकार की उपलब्धियों को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं, कार्यक्रमों को लेकर अगर आप कुछ जागरूकता फैलाते हैं, उसकी कोई रिपोर्टिंग करते हैं, आपका काम खबर बनाने का नहीं, खबर पहुंचाने का है। लेकिन कुछ लोग शायद ऐसा सोचते होंगे कि उनके लिए आप खबर बनाइए, आपको वो नहीं करना है, खबर ही पहुंचानी है। और मैं कहना चाहता हूं, अगर देश में आज कुछ अच्छा हुआ है, आज के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप में से बहुत लोग पहली बार वोट डालने जाएंगे। पहला वोट देश के लिए, ये हमारा होना चाहिए। और आज से 10 साल पहले देश की ये हालत थी कि लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था थी, घोटाले पे घोटाला था। और 9 से 14 की, 2009 से 2014 की बात करें तो उस समय इनमें से अधिकतर लोग, कोई 7-8 साल का होगा, कोई उससे भी छोटा होगा, तो उनको पता भी नहीं होगा कि उस समय 2G घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, अंतरिक्ष देवास घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड घोटाले पे घोटाला हुआ। लेकिन आज जब ये वोट डालने जाएंगे तो इनके सामने क्या है? 10 साल की ईमानदार सरकार मोदी जी की, और लड़खड़ाती, चरमराती अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दिया। तो इन्होंने तो अच्छा होते देखा है। इन्होंने देखा है कि कैसे इन 10 वर्षों में 4 करोड़ पक्के मकान बन गए गरीब जनता के लिए, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर, चूल्हा मुफ्त में मिल गया, 13 करोड़ घरों को नल से जल पहुंच गया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मिल गया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल भी गया, और अगले 5 साल की गारंटी भी, मोदी की गारंटी मिल गई। वैक्सीन भी मुफ्त में लग गई और दुनिया को वैक्सीन पहुंचा भी दी। अब जिसके सामने सब अच्छा हुआ होगा, उसको खराब क्या होता था उसका जानकारी ही नहीं होगी। लेकिन आप सबको मैं कहना चाहता हूं, जब वोट डालने जाएं तो पहले क्या था, अब क्या है, वो जानना चाहिए। और जो आपने गोदी मीडिया की बात की, मैं इतना ही कहूंगा, आपको कोई जितना मर्जी दबाने का काम करे, अगर इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाकर देश के मीडिया को नहीं दबा पाई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं दबा पाएगी, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। देखिए अनुराग जी, मैं इसीलिए, क्योंकि आप सूचना प्रसारण मंत्री हैं और पिछले 5-6 सालों से इस शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा मीडिया के लिए किया जाता रहा, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और मैं चाहता था कि आपका जवाब देश भी देखे और जो फर्स्ट टाइम के वोटर्स हैं वो भी देखे, क्योंकि हम लोग को बार बार इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। मैं तो एक ही पक्ष का हूं विशाल जी। हमने उस समय इमरजेंसी के समय हमारे पार्टी के नेताओं ने, जनसंघ के नेताओं ने लड़ाई लड़ी इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के खिलाफ, कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलना नहीं,
फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलना नहीं। हमारे लोगों ने जेलें भुगती, कई लोगों की हत्याएं तक उस समय भी हुई होंगी। बहुत बड़ा बलिदान हमारी पार्टी ने भी दिया। हम तब भी मीडिया की स्वतंत्रता के साथ थे, आज हैं। मैं अगर 2.5-3 साल अगर मंत्री रहा सूचना प्रसारण, आप अपने चैनल में कभी पूछवा लीजिए, किसी और में, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप ये करिए या वो करिए। आप वही दिखाइए जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को करना चाहिए। आप स्वतंत्र हैं, आपकी आवाज़ स्वतंत्र है, इसको और बुलंद करते जाइए, तभी ये लोकतंत्र और मजबूत होगा, यही मुझे कहना है। अनुराग जी, अब क्योंकि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने 10 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, 24 के चुनाव के लिए आपकी तैयारी क्या है और मोदी सरकार की चुनौतियां क्या रहने वाली हैं, बीजेपी की चुनौतियां क्या रहने वाली हैं? इस 10 साल का जो कार्यकाल रहा, कितनी तैयारी है और चुनौतियां क्या हैं इस बार 24 के चुनाव में? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि 10 साल में ढेरों उपलब्धियां हैं, लेकिन सबसे हर्ष का विषय ये होता है जब आज कोई भारतीय ये गर्व के साथ कहता है कि वो नारों वाला जमाना चले गया कांग्रेस का, जब वो कहते थे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ। नेहरू जी से लेके राहुल जी तक 4 पीढ़ियों ने यही नारा लगाया, लेकिन गरीबी नहीं हटाई। लेकिन एक गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी, तब 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए हैं, क्योंकि गरीब की कल्याणकारी योजनाओं को सही तरीके से धरातल पर लागू किया। 51 करोड़ बैंक खाते खुलाए, डीबीटी से पैसा ट्रांसफर कराया, 99% लोगों के आज आधार कार्ड बने हैं। और यही नहीं, आज लोगों को सीधा खाते में पैसा पहुंचता है। दुनिया का डिजिटल पेमेंट करने वाला नंबर 1 देश कोई बना है तो हमारा भारत बना है। आज 1 बिलियन हमारे युवा, 1 बिलियन हमारे इंटरनेट यूजर्स, 1 बिलियन के लगभग हमारे स्मार्टफोन्स। इससे दिखता है कि भारत की ताकत मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कैसे बनी है, और हमारी उपलब्धियां आज मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंच रही हैं जी। लेकिन आपने कहा चुनौती क्या है जी। अब जब इतनी आपकी उपलब्धियां होती हैं तो आप उसको पहुंचाओगे कैसे? किसी के घर में हो सकता है टीवी ना हो, किसी के घर में समाचार पत्र ना हो, तो किसी के पास स्मार्टफोन ना हो, तो क्या होगा? तब आपको एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में जन जन तक अपनी बात को पहुंचाना होता है। और हमारा सौभाग्य ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल आज भारतीय जनता पार्टी है, और दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आज नरेंद्र मोदी जी हैं। ये भारत के लिए तो गर्व की बात है ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी ताकत है। इसके साथ ही अनुराग जी, क्योंकि बीजेपी लगातार मोदी 3.0 की बात कर रही है और मोदी की गारंटी टर्म लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है आपके द्वारा भी, बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा, तो अगर आप मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं तो 3 सबसे बड़े मुद्दे, अगर मैं बहुत संक्षेप में जानना चाहूं, आप 3 बड़े मुद्दे अगर हमें 2024 के चुनाव के बताना चाहें। 2024 में हम एक बात तो जरूर कह के जा रहे हैं कि देश को ज़्यादा सुरक्षित किया, समृद्ध किया। और मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, अगर 10 साल में वो भ्रष्टाचार से निकालकर ईमानदार सरकार थी, गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, तो अगले 5 वर्षों में जब तीसरी बार मोदी जी चुनकर आएंगे, अगले 3 सालों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम भारत को बनाएंगे। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब भारत के पास और संसाधन होंगे, और रोजगार स्वरोजगार के अवसर होंगे, और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आज अगर आप देश में जाइए तो विशाल जी, आपको एक तुलना जब लोग करते हैं, मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ, हिमाचल से, मैं हमीरपुर अपने संसदीय क्षेत्र अपने गांव से चलता हूं, अगर हमीरपुर से, तो चंडीगढ़ आने में 5 घंटे 40 मिनट लगते थे, आज 2 घंटे 40 मिनट में पहुंच जाता हूं। इनके 3 घंटे का समय बच गया। वो मेरा समय कितना उपयोग देश के लिए हो पाएगा, एक वो है। तेल कितना बचेगा, समय के साथ साथ आज समय की कीमत है, वैल्यू है। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दूं, हम कहाँ थे और कहाँ पहुंचे हैं। विशाल जी, तुलना करके देखिए, 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 96,000 नेशनल हाईवे थे, 96,000 किलोमीटर, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे हैं। उस समय केवल 5 शहर मेट्रो से जुड़े थे, आज 20 शहर मेट्रो से जुड़े हैं। उस समय 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत ट्रेन चलती है। उस समय 21,000 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड थी रेल लाइन, आज 41,000 किलोमीटर है। उस समय अगर देखा जाए तो हमारे 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। उस समय 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 706 मेडिकल कॉलेज है। उस समय 51,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1,01,000 सीटें। उस समय 31,000 सीटें पोस्ट ग्रेजुएट की थी, आज 65,000 सीटें हैं।
और उस समय 16 IIM थे, आज 23 हैं, 12 IIT थे, आज 19 हैं। उस समय 480 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और मैं कहूँगा हमारे यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आया है। मैरीन एक्सपोर्ट 6 बिलियन था, 36 बिलियन है। मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट हमारा 3 गुना बढ़ा। उस समय में हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, आयात करने वाले मोबाइल के थे 7 साल पहले। आज दूसरे सबसे बड़े निर्माता बन गए हैं। उस समय भारत 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और यही नहीं, आज हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमारे डिजिटल पेमेंट में हम कहीं नहीं थे, आज नंबर 1 बन गए। हमारे गांव-गांव में इंटरनेट 1,70,000 पंचायतों में तो ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया है। उस समय आप 300 रुपये डाटा कंजम्पशन पे खर्च करते थे, आज उसका खर्चा मात्र 30 रुपये आता है, उतना ही अगर गिना जाए। उस समय आप 0.3 GB यूज करते थे टोटल डेटा, आज आप 18 GB ऑन एन एवरेज करते हो। स्पीड आपकी 95 Mbps की होगी मोबाइल फ़ोन पे। मैं एक सब बातें इसलिए कह रहा हूँ, बहुत तेज़ी के साथ समय बदला है। आज IT का ज़माना है। इंडियाज़ टुमारो क्या होगा, इंडियन टैलेंट क्या होगा, इंडियन टूरिज्म क्या होगा, इंफ्रा कैसा होगा और टैलेंट कैसा होगा। IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तो है ही जी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ IT की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। और ये इंडियन टैलेंट जो मेरे सामने बैठा है, ये वो युवा हैं जिन्होंने पिछले 7 वर्षों में भारत को 500 स्टार्टअप से बढ़ाकर 1,20,000 स्टार्टअप पे पहुंचा दिया और दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को बना दिया है। देखिए अनुराग जी, आपको तो आंकड़े बिल्कुल मुज़व्वानी याद है। आपने बहुत रफ्तार में सारे आंकड़े गिना दिए जो आपकी सरकार ने काम किए। मैंने 3 चीज़ें निकाली 2014, 19 और 24 के चुनाव की। 2014 में नारा था अब की बार मोदी सरकार। 2019 में बीजेपी ने नारा दिया मोदी है तो मुमकिन है, 5 साल बाद। और अब जब 10 साल पूरे हुए तो मोदी की गारंटी। क्या ये बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? जब आप काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मेरे सामने विद्यार्थी कुछ बैठे हैं, तो मुझे लगता है इन युवाओं से जब आपने ध्यान लगा के पढ़ा हो, पूरी तैयारी की हो, तो आपका मनोबल ऊंचा रहता है। जब आप पेपर के लिए जाते हैं, आप किसी का इंटरव्यू करने जाओगे, विशाल जी की तरह तैयारी करके आओगे, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। वैसे मोदी सरकार का 10 साल काम किए हैं और देखिए साल क्या बदला है। आज से 10 साल पहले भारत मदद मांगने वालों में था, कुछ भी होता था दुनिया में मदद मांगता था। आज भारत मददगार बना है और इसका उदाहरण है, नेपाल में भूकंप आया तब भारत पहले पहुंचा, टर्की सीरिया में आया तब भारत पहुंचा। दुनिया में आतंकवादी घटनाएं चाहे तालिबान से लेके यूक्रेन तक हुई, वहाँ पे भी भारत सबसे पहले पहुंचा। और यूक्रेन युद्ध में तो विशाल जी आपने जो रिपोर्टिंग की है, आप इजराइल में जो आपने रिपोर्टिंग की है वो एक अलग भी है। आप तो सबसे पहले वाले पत्रकारों में वहाँ पहुँचने वाले थे। भारत ने हर जगह एक बड़ी भूमिका निभाई। ऑपरेशन गंगा जब चलाया तब 27,000 विद्यार्थियों को यूक्रेन से बगैर खरोंच लगे युद्ध भूमि से सुरक्षित बचा कर लाए। ये आज भारत की ताकत है जी। ये आज भारत के नेतृत्व की पहचान है। इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि अगर मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। भारत में केवल एक राजनीतिक दल ऐसा है जिसने जो कहा वो किया, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने 1950 में कहा था धारा 370-35 से हटाएंगे, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाएंगे, भव्य राम मंदिर बनाएंगे, CAA का कानून लाएंगे। हमें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जब तक नहीं हम कर पाए, लेकिन जैसे ही मिला 370 भी हटा दी, ट्रिपल तलाक भी हटा दिया, CAA का कानून बना दिया और अयोध्या जी में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। अनुराग जी देखिए, आप 370 का जिक्र कर रहे हैं। अब तक हमने आपके सरकार के विकास का एजेंडा पूछा। अब सवाल ये आता है कि बीजेपी ने, जैसा आपने बताया, राम मंदिर का संकल्प लिया, पूरा हुआ, 370 हट गया, 35 से हट गया, CAA लागू हो गया और इसके अलावा उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू हो गया है। तो इस बार 24 के घोषणा पत्र में क्या खास रहने वाला है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण कानून और 1 नेशन 1 इलेक्शन भी आपके घोषणा पत्र का हिस्सा होगा? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन मैं उस पर आता हूँ, लेकिन पहले एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ। आदरणीय राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी है जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हमारा मैनिफेस्टो बनाने का अवसर दिया गया है। वो जब घोषणा करेंगे तो उचित वही होगा। लेकिन एक बात तो आपके मंच में मैं कह सकता हूँ जी,
वन नेशन वन टैक्स ने देश का भला किया है। जीएसटी आने के बाद 90,000 करोड़ से बढ़ के 1,66,000 करोड़ रुपया प्रति माह एवरेज टैक्स कलेक्शन हो गई, यानी कि ईमानदारी से लोगों ने टैक्स दिया। ये फायदा हुआ, समय भी कम लगा, महंगाई भी बची, टैक्स भी कम हुए और टैक्स कलेक्शन बढ़ा। ये इससे हुआ। ऐसे ही वन नेशन वन इलेक्शन से होगा कि जो साल भर ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट अलग अलग राज्यों में चलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक समय पर अगर एक चुनाव होगा तो टैक्स पेयर का पैसा भी कम खर्च होगा और देश में काम करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा और हमारी वोटिंग परसेंटेज भी उसमें बढ़ जाएगी। इट्स अ विन विन सिचुएशन, इसमें सबका भला है और वन नेशन वन इलेक्शन होना ही चाहिए। और जहाँ तक यूसीसी की आपने बात कही, हमने उत्तराखंड में कर दिया, अन्य राज्य भी एक के बाद दूसरा कर सकते हैं। ये हमारी कमिटमेंट तो देश के प्रति है ही। और जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में देखिए, अभी आप इसका, आज लोकतंत्र में आपको कंट्रोल कुछ नहीं करना होता है, आपको मिसाल पेश करनी है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो उनका जीवन कैसे है, जिसके 10 बच्चे उनका जीवन कैसा है, उनका रहन सहन, खाना पीना, उनकी परवरिश, उनकी शिक्षा, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, आप एक तुलना करके चैनल पे दिखा देंगे तो लोग स्वयं बोलेंगे हम 2 हमारे 2। लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा तमाम लोग अलग अलग मंचों से करते हैं तो मैंने देखा है कई राजनीतिक दल इसे एक धर्म विशेष से जोड़ने लगते हैं। देखिए क्या है विशाल जी, पहली बात तो मैं ये जनसंख्या कंट्रोल वाले पे जागरूकता होनी चाहिए। सबको लगना चाहिए जिसको जन्म दें उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा भी दें और उसको अच्छे संस्कार दें और देश के लिए काम भी करें। देश के लिए उसको सब कुछ करना और अपने लिए भी करना है। लेकिन आप धर्म के साथ तो देखिए, 2014 में हम लोग सत्ता में आए तो उससे पहले कहते थे मोदी आएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, मोदी आएंगे तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे, मान लीजिए ऐसा कहते थे। आज मैं आपके सामने पूछता हूं, मोदी जी आए तो मोदी जी ने एक ही काम किया, सबका साथ सबका विकास। हमने अगर ये पक्के मकान बनाए, शौचालय दिए, सारी सुविधाएं दी, तो क्या किसी से हमने ये पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो, जैन हो कि पारसी हो? नहीं पूछा। हमने सबको एक समान देखा है और सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है तो हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी, अल्पसंख्यक को भी और अनुसूचित जाति के विश्वास हासिल हुआ है उनका। हमारा काम देश के लिए काम करना है, निष्पक्ष भाव से काम करना है। आज नहीं तो कल उनका आशीर्वाद भी मिलता है, आगे और मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आज मुस्लिम बहनों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव देखिए। कभी किसी को तलाक 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 कह के सड़क पे छोड़ दिया जाता था, आज कोई हिम्मत नहीं ऐसी कर पाता है। आज उस बहन को मान सम्मान का जीने का अवसर मिला। धारा 370-35 से हटाई, इसमें कोई भाजपा का फायदा नहीं हुआ जी, कश्मीर में रह रहे लोगों का फायदा है। इस साल 2 करोड़ 10 लाख टूरिस्ट गए, जो आज तक के सबसे ज्यादा है। जिस लाल चौक पे कभी तिरंगा झंडा फाड़ दिया जाता था, आज वहां पर तिरंगा झंडा 365 दिन लहराता है, कश्मीर की गली गली में रहता है। जिस डल लेक की खूबसूरती आप शिकारे में देखते थे, आज उस डल लेक के आसपास फॉर्मूला 1 गाड़ी भी भागती नजर आती है। जिस कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता था लेकिन वहां पहुंचने की मुश्किल आती थी, आज उसमें हमारी ट्रेन भी पहुंचती है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चिनाब नदी पर हम लोगों ने बनाया है। आज कश्मीर में टनल्स बन रही है, 4 लेन एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने में 14 घंटे लगते थे, आज आप 5 घंटे में पहुंचते हो साहब। कश्मीर से कन्याकुमारी, यहां तक कि लेह से लेके कन्याकुमारी तक की सड़क अब 365 दिन के लिए बनकर तैयार हो जाएगी। ऐसी टनल्स हम लोग बना के दे रहे हैं। अटल टनल मनाली में और इस सिंकुला टनल उसके अगले बन रही है। यहाँ जोजिला टनल हम लोग यहाँ पे जंस्कार वैली में बना रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए अब अगर हम अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन की अभी एक रैली हुई थी रामलीला मैदान में 31 मार्च को। जो उसमें नेता शामिल हुए वो आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तानाशाही का, लोकतंत्र खत्म करने का, आरक्षण खत्म करने का, संविधान खत्म करने का। ये आपने भी सुना होगा। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है और आखिरकार ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं? जब आप सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो अपोजिशन को आप विश्वास में क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जिनके पास अपनी कोई उपलब्धियां नहीं बताने के लिए वो आरोप ही लगाएंगे। और ये कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? कौन लोग और किस मंच से लगा रहे हैं, किस वेन्यू से लगा रहे हैं? एक फर्जीवाल हैं,
जिन्होंने आज से 10 साल पहले कहा था, 12 साल पहले, कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आप लोगों को पुराने वीडियो देखने चाहिए। उन्होंने कहा था मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा था मैं बेटियों की कसम खाता हूं, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। फिर राजनीति में आ गए, फिर कहा मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस से हाथ मिला लिया। उस समय कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 घंटे इंटेरोगेट करो, कांग्रेस का भ्रष्टाचार बाहर आ जाएगा। लेकिन अपने समय ईडी के समन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक समन आते हैं, 5-6 महीने तक समन आते हैं, लेकिन वो महाशय वहां पे नहीं जाते हैं। वो अपने नेताओं को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन 1.5 साल से वो जेल में पड़े नजर आते हैं। जिनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में, जिनका सांसद जेल में, जिनका विधायक जेल में, जिनका उप मुख्यमंत्री जेल में, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में, और अब कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में। और नहीं सुनिए, और ये रामलीला मैदान जब इन्होंने चुना, रामलीला मैदान से इनके पुराने भाषण सुनिए। वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, लालू जी के परिवारवाद पर था, मुलायम जी के भ्रष्टाचार परिवारवाद पर था, फारूक अब्दुल्ला के परिवारवाद और उनके भ्रष्टाचार पर था, डीएमके के परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर था। आज वो सारे लोग अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी के पास खड़े होते हैं। जैसे एक समय लालू प्रसाद यादव जी जेल में गए, राबड़ी देवी आई थी, अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए हैं, राबड़ी 2.0 आ गई हैं। अनुराग जी, उसी मंच से या अन्य मंच से लगातार ये कहा जा रहा है ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का बीजेपी से गठबंधन है। आरोप विपक्ष आप लोगों के ऊपर लगा रहा है, और विपक्ष ये कह रहा है कि सिर्फ अपोजिशन के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही है, ममता की पार्टी के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो रही है, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, जो कुछ नाम आपने भी गिनाए। क्या ये सच है? टारगेटेड यहां पर काम कर रही हैं एजेंसियां? देखिए, ये जेल में है, ये तो सच है, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार किया इसलिए जेल में है, ये भी सच है। हाँ। ईडी और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये भी सच है, लेकिन निष्पक्ष भाव से कर रही हैं, ये भी सच है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर ममता बनर्जी जी के मंत्री के घर में 65 करोड़ रुपया नकद मिलता है, जॉब देने के बदले, नौकरी के बदले नकद लिया जाता है, लालू प्रसाद यादव जी जॉब के बदले जमीन गरीब लोगों की ले लेते हैं, जब अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते थे, और गाय भैंस का चारा भी जो खा जाते हैं और डकार भी नहीं मारते हैं, जेल भी काट आते हैं, लेकिन आज ज्ञान बांटते हैं। ये देखिए कौन लोग हैं, क्या हुआ इनका, कितने महीने लालू जी जेल में रहे, कितने महीने से मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, आपने आईटी की बात कही, अब सब राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स की छूट है, आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपकी कमाई नहीं है, लोग आपको चंदा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब इसमें मैं एक लाइन ले रहा हूं, इनकम टैक्स वाले पे कांग्रेस को केवल इतना करना था, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी थी। अब देश में अगर आप इंडिविजुअल टैक्स देते हो, आपको अपने रिटर्न फाइल करना पड़ता है परिवार वालों को, कि नहीं करना पड़ता? करते नहीं करते आपके परिवार वाले? ना करें तो आपको नोटिस आता है। वैसे राजनीतिक दल को आता है, उनको नोटिस आया, उन्होंने फिर भी नहीं फाइल किया। अच्छा, रिटर्न फाइल ही नहीं किया, ये पूरा मामला है कांग्रेस का। उन्होंने बताया ही नहीं, एक तो ये है। दूसरा, चुनावी चंदा आप 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। उनका ना जाने कितना कैश आया, कहां